Good morning, students of class 10th. You can see is matter around us is pure. So it is not pure in terms of science. It is mixture. So the milk, so the दूध, फैट, विटामिन और पानी से मिलकर बना हुआ माना गया है साइंस में। तो ये बातें मैं आपको इसलिए बोल देता हूँ कि कभी आपका मन हुआ अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ जाने का तो उसमें 9, 10, 11, 12 का साथ में आता है। आप जरूर टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। शुरू करते हैं क्लास 10 के साइंस की वीडियो। क्लास 10 में हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। H = I²RT। आपसे कहा गया है कि कम से कम इतना तो याद रखना होगा। उससे फिर हम लोग पूरा लिख सकते हैं दैट heat produces directly proportional to the square of current when R and T is constant। लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि बाकी की दो चीजें कांस्टेंट हों। and heat dissipated generated is directly proportional to the resistance R time T and all that. In this video we are going to discuss electrical energy. Okay, electrical energy. एनर्जी या फिर वर्क की यूनिट सेम होती है, आपको पता होगा। एनर्जी या वर्क की यूनिट सेम होती है एंड दैट यूनिट इज जूल। जूल। तो अगर हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर पाए, जैसे कि एक वायर है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, किसी बैटरी से कनेक्टेड है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। उन बहुत सारी चीज़ों का भी ध्यान आपको दिलाना था। पोटेंशियल पढ़ चुके हैं सभी लोग, चार्ज पढ़ चुके हैं, अभी इसी डेरिवेशन में यूज करेंगे। करंट पढ़ चुके हैं, तो इसी डेरिवेशन में हम लोग यूज करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। जिनको ध्यान नहीं है वो फॉर्मूला भर याद रखें। फॉर्मूला से आपको हर एक डेफिनेशन बनाना बताया गया है, लिखना बताया गया है। इसमें भी रिपीट करूँगा तो सुनते जाओ ध्यान से बस। तो ये क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को रोका जाता है बाय द फैक्ट दैट इज रेजिस्टेंस। भाई रेजिस्टेंस ऑफ वायर भी तो होता है। रेजिस्टेंस प्लेज द सेम रोल, फॉलोज सेम एनालॉजी एज फ्रिक्शन फॉलोज इन मैकेनिक्स। क्या होता है, बॉल लुढ़क रही है तो फ्रिक्शन जो सरफेस है वो स्मूथ है तो ज़्यादा दूर तक लुढ़कती जाएगी बिकॉज इस पर लेस फ्रिक्शन है। एंड सेम रोल यहाँ पे रेजिस्टेंस प्ले करता है। अगर लेस रेजिस्टेंस होगा देन फ्लो ऑफ चार्ज स्मूथ होगा, जल्दी जल्दी होता जाएगा। सो दिस रेजिस्टेंस कैन बी कंसिडर्ड एट द कॉज ऑफ अपोजिट कॉज ऑफ मोशन। ये मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है तो चार्ज को चलने के लिए लगातार कोई ना कोई वर्क आपको करना पड़ेगा। जैसे अगर साइकिल लगातार चलानी है तो आपको पेडल मारना पड़ता है, कॉन्टिन्यूसली वर्क करना पड़ता है, तब आपकी साइकिल उसी चाल से चलती है। तो इसमें भी कोई ना कोई वर्क किया जा रहा है एंड दैट वर्क इज गिवन बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल, इन पोटेंशियल वी हैव रिटन एंड V is equal to W/Q, work done in bringing a charge from infinite to that point and all that is discussed in detail. So from here we will get this work done. Work done W is equal to potential difference multiplied by charge. This potential difference V multiplied by charge Q कैपिटल S1 जो भी आप लिखें। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक प्रॉपर्टी डिस्कस की गई है, वो इंडिकेट करता है Q चार्ज। but we also know that flow of charge current I is given by Q/T. Flow of charge per unit time is called current. I is equal to Q/T. Its unit is ampere. So from here we will get Q is equal to I into T. Q is equal to I into T. Put in this for calculating work done. So work done W
इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई IT। सो स्टूडेंट्स, पुराने जो भी टॉपिक आपने पढ़े हैं उन सबसे ये फॉर्मूला मैंने लिखे हैं। जिनको याद नहीं है एज इट इज याद कर लें। पोटेंशियल डिफरेंस में V इज इक्वल टू W अपॉन Q एंड करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T एंड वर्क डन अपने पास आ गया है VIT। So yesterday we have discussed that heat produced H is equal to I square RT. So we can do further modifications by Ohm's law. By Ohm's law we know that V is equal to I into R. जानते हैं ना आप लोग? By Ohm's law, ओम के नियम में ये कहा गया है current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the ends, or potential difference across the ends is directly proportional to the current. V proportional to I या V is equal to I into R। तो ये इसमें पुट कर दीजिए फर्दर। Hence वर्क डन W is equal to I into R इसकी जगह रखेंगे तो I into R, I into T हो जाएगा I square RT। तो this work done will be equal to the electrical energy produced। H is equal to work done is equal to energy is equal to I square RT। जो हीट प्रोड्यूस होती है वो वर्क डन के बराबर होती है, वर्क डन प्रोड्यूस्ड एनर्जी के इक्वल होता है। ये सभी चीज़ें एक हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में आपको ध्यान रखना है, चीज़ों को डिफाइन करते हुए डिटेल में लिखना है और सिंबल बनाने में कोई कमी नहीं रखनी है। जैसे आपको लगता है कैपिटल स्मॉल का चक्कर है तो लिख दिया करो वेयर Q इज चार्ज। ओके, चौक गया वेयर Q इज चार्ज। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को ये समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी या जो आपको एनर्जी कंज्यूम फाइंड करनी है या हीट एनर्जी फाइंड करनी है वो सब एक ही है। डेरिवेशन ये आपके सामने लिखा है। एक जूल्स लॉ होता है जिसका फॉर्मूला H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT से, दूसरी मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तरीके से इसको बताया है ड्राइव करके। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखें एग्जाम में, और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं यूनिट इसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट जूल तो आप लोगों ने बोल दी कि जूल होती है। जूल में लेकिन आप कैलकुलेशन कब तक करोगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होती है आपके घरों में या फिर किसी संस्थान में वो बहुत ज़्यादा होती है, उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है लेकिन बिल कम लगता है, फिर भी लोग भरते नहीं हैं। तो बिल जरूर भरना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बिल जरूर भरना चाहिए, बहुत सस्ती मिल रही है। देखिए कैसे पता करते हैं कैसे। तो इसमें लिखिए कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड शॉर्ट में लिखा रहता है, उसके द्वारा एक तो यही बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किलोवाट आवर ये यूनिट दी गई है उनके द्वारा kWh। ऐसा आप अपने मीटर पे, इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो लगा रहता है अपने घर के बाहर, उस पर लिखा हुआ देख सकते हैं। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के द्वारा यूनिट क्या दी गई, किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट आवर को क्या कहते हैं, 1 यूनिट। ओके, ये समझ में आया आपको। यूनिट के हिसाब से आपको बिल लगता है, एक यूनिट का 5 रुपया, 6 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया, ठीक है। इससे ज़्यादा शायद ना लगता हो। अलग अलग राज्यों में उनके द्वारा तय की गई दर है। तो क्यों जमा करना चाहिए, पहले तो आप ये समझिए कि 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है, और जो 1 यूनिट का रुपया आपको देना पड़ता है 7.5 मान के चलते हैं, मीडियम टाइप का बिल, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करके न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब
1 किलोवाट का तो ये मतलब होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट एंड 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड्स। तो वाट आवर क्या है, एमकेएस यूनिट्स है, एमकेएस यूनिट है। इसको आप जूल में भी लिख सकते हैं, इसको आप जूल में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एमकेएस यूनिट है। तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल आएगा। ये अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 10⁶ 3.6 इंटू 10⁶ जूल आएगा। तो ये है आपका 1 किलोवाट आवर। तो एक तो ये जूल में देखिए कितना ज़्यादा होता है, 3,60,000, 3,60,000। इस पे 000 बढ़ाना, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख हो रहा है। ठीक, 36 लाख के बाद दूसरी बात 1 2 36 लाख के बाद 3.6 मिलियन के बाद एक बात दूसरी ये है कि 1 किलोवाट आवर का मतलब है कि 1 किलोवाट का कोई भारी, जैसे कि 1 किलोवाट की मोटर आती है, 1 किलोवाट का तो हालांकि आपका पूरा कनेक्शन नहीं होता है। तो 1 किलोवाट की वो मोटर जब 1 घंटे तक चल जाएगी, 1 आवर तक जेट चला रहे हो आप या इलेक्ट्रिक आयरन, वो जब चला रहे हो वो 1 घंटे तक चला लोगे तो आपकी 1 यूनिट खर्च होगी। इस बात को समझिए, तो आपकी 1 यूनिट खर्च होगी। उसमें आपको अगर ये रुपया लग जाता है तो आपको देने में क्या समस्या है? क्या प्रेस इससे सस्ती हो रही? 5 रुपये लगते हैं एक कपड़े के, 2 भी नहीं कर पाओगे क्या आप? तो करिए, सहयोग कीजिए, बिल जमा कीजिए और कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जरूर याद रखिए, 1 किलोवाट आवर दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कंटेंट के साथ।